हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द स्क्रू थ्रेड एंड द गियर मैन्युफैक्चरिंग। स्क्रू थ्रेड एंड गियर मैन्युफैक्चरिंग, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। स्क्रू थ्रेड्स के बारे में हमने कुछ मशीनिंग जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि थ्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम टैपिंग से थ्रेडिंग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ओपन डाई थ्रेडिंग भी हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। जो थ्रेडिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, वो होती है आपकी इंटरनल थ्रेडिंग एज वेल एज द एक्सटर्नल थ्रेडिंग। तो अभी जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द फर्स्ट थ्रेडिंग मेथड, दैट इज द थ्रेड चेजिंग। दैट इज द थ्रेड चेजिंग। और थ्रेड चेजिंग के बारे में हमें पता है कि थ्रेड चेजिंग जो ऑपरेशन होता है दैट इज डन ऑन द स्विस ऑटोमेटिक लेथ मशीन। जो लेथ मशीन हम यूज में लेते हैं फॉर द थ्रेड चेजिंग पर्पस दैट इज नोन एज ए स्विस ऑटोमेटिक लेथ मशीन। सो लेट मी राइट इट विद द ब्लैक मार्कर सो इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। वी आर स्टडिंग थ्रेड chasing. We are studying the thread chasing. The first question can be asked that the thread chasing operation can be done for the external threads only. It can be done only for external threads. It will be done for the manufacturing of the external threads. In thread chasing, high quality, this is the high quality threads are produced. High quality threads are produced with the help of the thread chasing. With the help of the thread chasing. यहाँ तक सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्रेड चेजिंग में जो हम मशीन यूज में लेते हैं दैट इज नोन एज ए स्विस ऑटोमेटिक लेथ मशीन। दैट इज द स्विस ऑटोमेटिक लेथ मशीन। दिस इज द स्विस ऑटोमेटिक लेथ मशीन, ठीक है सर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो हम थ्रेड चेजिंग में कटिंग टूल यूज में लेते हैं उसका रेक एंगल क्या होता है सर? 0 डिग्री होता है या फिर नेगेटिव होता है। 0 डिग्री होता है या फिर नेगेटिव होता है। और 0 डिग्री नेगेटिव होने के कारण जो हम थ्रेड चेजिंग ऑपरेशन यूज में लेते हैं उसका यूज हम किस मटेरियल के लिए ले सकते हैं? उसका यूज हम सर ब्रिटल मटेरियल के लिए ले सकते हैं। किसके लिए ले सकते हैं? ब्रिटल मटेरियल के लिए ले सकते हैं। अगर मैं थ्रेड चेजिंग टूल का फ्रंट व्यू देखूं, क्या देखूं? फ्रंट व्यू। तो थ्रेड चेजिंग टूल का फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा आपको? देखो कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। दिस इज द थ्रेड चेजिंग टूल। और जो कटिंग एज होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। दिस इज द कटिंग एज एंड द एंगल बिटवीन दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस एंगल इज फॉर द metric thread. This angle is for the metric thread. If you want to produce the metric thread with the help of the thread chasing, the angle should be equals to 60 degree. The thread angle of the metric thread is 60 degree. Okay, that's why we are using the theta equals to 60 degree. It is not the rake angle. It is the angle between the flanks of the thread. It is the angle between the two flanks of the thread. That's why theta is equals to 60 degree. And high quality threads are produced with the help of the थ्रेड चेजिंग। तो इतना हम इसमें पढ़ चुके हैं। इस थ्रेड चेजिंग में जो हम टूल यूज में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोम टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम टूल बोलते हैं। इस टूल को हम क्या बोलते हैं? फोम टूल बोलते हैं। बिल्कुल सर, फोम टूल ही बोलते हैं। ये जो फोम टूल होता है आपके मन से आवाज आ रही होगी सर इट इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यस, इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और इस टूल को हम टिप्ड टूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्ड टूल भी कहते हैं। तो आपको देखो याद क्या रखना है? जो मैंने यहां लिखा है वो सब याद रखना है। जो मैंने यहां पे लिखा है वो क्या रखना है? सब याद रखना है। नेक्स्ट थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज थ्रेड रोलिंग। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ नया है और इतना नया है कि आप उसको पढ़ोगे और कभी नहीं भूल पाओगे। बस आपने अगर क्लास में भी पढ़ लिया ना तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है। दैट इज द सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द थ्रेड। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द थ्रेड दैट इज थ्रेड रोलिंग। दैट इज थ्रेड रोलिंग। क्या सर रोलिंग की हेल्प से भी थ्रेड बनती है? हाँ, सही सुना है। दैट इज थ्रेड रोलिंग। दैट इज थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग में सर थ्रेड कैसे प्रोड्यूस होती है ये तो सर हमें बताना ही पड़ेगा। थ्रेड रोलिंग में देखो कैसे थ्रेड प्रोड्यूस होती है। आपके पास 2 फ्लैट डाइज होगी। आपके पास 2 फ्लैट डाई होगी। दिस इज द डाई, दिस इज द डाई, दिस इज द फ्लैट डाई। आपके पास एक सेकंड डाई और होगी, वो यहां से स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है। सो इट विल बी गो लाइक दैट। दिस इज द सेकंड डाई। ओके, अब सेकंड डाई ये है तो ये आगे बढ़ रहा है इस तरफ पीछे ही।
ठीक है, इट विल बी लाइक दैट। दीज आर द टू फ्लैट डाइज। फ्लैट डाइज का क्या मतलब है? आपने हाथ देखे हैं आपने? सर वो क्या बात करें, हम तो बचपन से देखते हैं। ये दो फ्लैट डाई है फॉर एग्जांपल, इनके बीच में कुछ गैप है, ठीक है। दीज आर द टू डाइज। नजर आ रहा होगा, ये रहा, बिल्कुल सर नजर आ रहा है। दीज आर द टू फ्लैट डाइज। अब सर इसमें हम थ्रेड कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं? सर हम इसमें थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, देखिए। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट ऑन विच यू वांट टू प्रोड्यूस द थ्रेड्स। दिस इज द ऑब्जेक्ट जिस पर आपको थ्रेड प्रोड्यूस करना है। तो इसमें क्या होते हैं, जो आपकी डाइज होती है उनकी इंटरनल सरफेस पर क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं। ये स्लॉट्स बने हैं। स्लॉट्स का मतलब है इनके ऊपर भी थ्रेडिंग होती है। कैसी होती है? थ्रेडिंग होती है, लेकिन वो फ्लैट थ्रेडिंग होती है, हेलिकल ग्रूव्स नहीं होते हैं। अब क्या होगा, जब आपका ये वर्कपीस इन दोनों के बीच से होता हुआ निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पर थ्रेड्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? थ्रेड्स। दीज आर द थ्रेड्स, 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 थ्रेड्स। दिस इज द थ्रेड, 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 थ्रेड। दिस इज ऑल्सो थ्रेड्स, दिस इज ऑल्सो थ्रेड। जहां तक है वहीं तक बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है। इट इज लाइक दैट। होगा क्या आपका, अब ध्यान से देखना, ये जो आपका एक डाई है इससे यहां पर आपके वर्कपीस कांटेक्ट में होगा और ये दूसरी डाई होगी। तो जब ये आपका ऐसे आगे बढ़ेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा लास्ट में। ये लास्ट में क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो जब ये ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, इट विल इम्पार्ट द प्रोजेक्शन ऑन द वर्कपीस। वर्कपीस पर क्या होंगे, आपके प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड दीज प्रोजेक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड्स। अब सर मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें कोई मटेरियल रिमूव हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है। इससे कौन सी थ्रेड्स बन रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल? सर एक्सटर्नल बन रही है। सर एक्सटर्नल बन रही है, कोई मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, फ्लैट डाई का यूज हो रहा है। तो जब कोई मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो थ्रेड रोलिंग से कैसी थ्रेड बनेगी? थ्रेड रोलिंग से बनेगी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड। स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड इन द वर्ल्ड are manufactured by the thread rolling, are manufactured by the thread rolling. This is the examination question asked in every examination every year. ये भी क्या बात हुई सर, ये भी क्या बात हुई, सेम क्वेश्चन बार, हाँ बिल्कुल यही बार बार, क्योंकि इससे क्या बनती है, स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड बनती है। कैसी बनती है? स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड। वाई स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड रोलिंग? बिकॉज इन दिस ऑपरेशन देयर इज नो मटेरियल रिमूवल। देयर इज नो मटेरियल रिमूवल। सर अगर मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा तो थ्रेड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि इसमें हो रहा है डिफॉर्मेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है सर, डिफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही देखो, छोटे छोटे पॉइंट याद रखोगे ना तो रिलेट करके आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो जब आप क्वेश्चन भी भूल जाओ। सर इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और डिफॉर्मेशन कैसा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। कैसा डिफॉर्मेशन है सर? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब मैं इसकी बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं मटेरियल की, किसकी? मटेरियल की, तो क्या आप इसकी हेल्प से ब्रिटल मटेरियल पर थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हो? सोच के बताना। नहीं सर, हम ब्रिटल मटेरियल पर थ्रेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दिस थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डक्टाइल मटेरियल। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डक्टाइल मटेरियल, रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डक्टाइल मटेरियल। क्या बात बताइए सर, ये तीनों पॉइंट एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखना है आपको कि थ्रेड रोलिंग में कौन सा मटेरियल यूज हो सकता है? ओनली एंड ओनली इज द डक्टाइल मटेरियल, बिकॉज इन दिस ऑपरेशन थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, and in this plastic deformation there is the no material removal, and due to no material removal the strongest thread will be produced, and this operation is thread rolling. This operation is thread rolling. ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूं वापिस से कि ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग है या इंटरनल? एक्सटर्नल। क्या बात कह दी, आपको तो ये चीजें आने लगी है। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है, और उस टॉपिक को होने में लगेंगे ओनली 5 सेकेंड्स। कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। सर 5 सेकेंड का भी कोई टॉपिक होता है? बिल्कुल होता है, आओ बताता हूं मैं आपको। 5 सेकेंड का भी टॉपिक होता है। वी आर स्टडिंग द स्क्रू थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज, सर व्हाट इज द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? दैट इज टेपिंग एंड ओपन
डाई थ्रेडिंग। अब बताओ कितने सेकंड का है सर? ये तो सेकंड का कहाँ है, ये तो सर मिली सेकंड का है। लिखने के बाद तो हमें सब ये याद ही आ गया कि टैपिंग में क्या होता है, ओपन डाई थ्रेडिंग में क्या होता है। याद करो जब मैंने ओपन डाई थ्रेडिंग आपको बताई थी, ऐसे हाथ वाला एग्जाम्पल देके, ऐसे एग्जाम्पल ही याद रहते हैं। तो ओपन डाई थ्रेडिंग किसके लिए हम यूज में लेते हैं सर? एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए लेते हैं। टैपिंग इंटरनल थ्रेड्स के लिए लेते हैं। इंटरनल थ्रेड्स प्रोड्यूस होती है सर होल में, और होल में अगर पहले से थ्रेड ना हो वहां प्रोड्यूस होती है। ओपन डाई थ्रेडिंग यूज होती है सर सॉलिड सिलेंडर पर, और जो सॉलिड सिलेंडर थ्रेड कैरी ना कर रहा हो वहां पर हम ओपन डाई थ्रेडिंग यूज में लेते हैं। सर ये तो टॉपिक हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं ना, वो तो इससे कम टाइम में होगा, वो तो इससे भी कम टाइम में होगा। आपको सिर्फ आंसर देना है कि थ्रेड मिलिंग, थ्रेड मिलिंग से हम किस टाइप की थ्रेड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन डी कर ही नहीं सकते सर। डी ऑप्शन मत दे देना क्योंकि यहां मैंने प्रोसेस लिखा है। अगर नहीं कर सकते तो मैं ये नहीं बताता। सर हमें कुछ याद आ रहा है, आपने जब मिलिंग का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपने बताया था कि इससे हम गियर कट कर सकते हैं, इससे हम किसी वर्कपीस के ऊपर से मटेरियल की लेयर रिमूव कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन वी कैन प्रोड्यूस इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल थ्रेड। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट वाला कोई पॉइंट नहीं है, इसमें तो मटेरियल रिमूव होगा ही होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड मिलिंग हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग ऑल्सो थ्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। किसी को बतानी नहीं है बात कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग थ्रेड कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। मिलिंग से हमेशा क्या होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड प्रोड्यूस हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया है, हमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, और वो लिस्ट क्या बना रहा हूँ कि इंटरनल थ्रेड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और एक्सटर्नल थ्रेड्स हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट द different manufacturing process with the help of that internal and external threads are produced। अगर मैं बात करता हूं external threads only, external threads, अब आप मुझे खुद बताएंगे पहला ऑपरेशन क्या है, बताइए। थ्रेड रोलिंग बता दो, ये तो सर एक्सटर्नल दिख ही रहा है, थ्रेड रोलिंग। दूसरा बताइए, दूसरा मुझे बताइए कि कौन सा ऑपरेशन होता है। दूसरा होता है सर, आपने फर्स्ट पढ़ाया था, एक फर्स्ट में पढ़ाया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा सर, ये नाम था थ्रेड चेजिंग। हम दिलाएंगे ना नाम याद। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी जो किसी को नहीं बतानी है, क्या थी वो बात, लिख सकते हो, बतानी नहीं है किसी को। दैट इज थ्रेड ग्राइंडिंग। अगर मैं दिस इज एक्सटर्नल थ्रेड्स ओनली। अब मैं बात करता हूं इंटरनल थ्रेड्स कहां से प्रोड्यूस करते हैं जनरली। तो जो इंटरनल थ्रेड्स के आगे मैं ओनली नहीं लिख रहा हूं। इंटरनल थ्रेड्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द टेपिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड मिलिंग, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मिलिंग। ओके सर, हम ये प्रोसेस याद कर लेंगे। इसी प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एक्सटर्नल थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हाई क्वालिटी थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। So these are the question from the objective point of view। आपको मैंने अब स्क्रू थ्रेड का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है सब बता दिया है। कौन सा इंटरनल का है, कौन सा एक्सटर्नल का है, किससे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड प्रोड्यूस होती है, किससे आपका हाई क्वालिटी का थ्रेड प्रोड्यूस होता है, और किससे हम बिना चिप मटेरियल के थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और थ्रेड रोलिंग में हम एक्सटर्नल थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग में हम ओनली डक्टाइल मटेरियल पर थ्रेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग सिर्फ डिफॉर्मेशन करवाता है, देयर इज नो चिप रिमूवल। थ्रेड रोलिंग इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि थ्रेड रोलिंग से आने के चांसेस ज्यादा हैं, थ्रेड रोलिंग से आने के चांसेस ज्यादा है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गियर मैन्युफैक्चरिंग। टेल मी गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय गियर? व्हाट डू यू मीन बाय गियर? क्या होता है सर? गियर तो गाड़ियों में भी होता है, व्हीकल्स में होता है, बिल्कुल होता है गियर। सर आपने हमें बताया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ मैंने बताया था, आपको याद करो वो दिन,
जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बताया था कि स्पिंडल्स में जो गियर्स में जो स्पीड रेशियो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। हाँ सर, स्पिंडल्स में भी गियर यूज में लिए जाते हैं, मशीन टूल्स में भी गियर यूज में लिए जाते हैं, व्हीकल्स में भी गियर यूज में लिए जाते हैं। एंड गियर इज ऑल्सो यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन। Gears are also used for the power transmission. Now come to the manufacturing process of the gear. आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस याद रखना है गियर का कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस टाइप के, किस एप्लीकेशन के लिए गियर्स यूज में लिए जाते हैं। So first manufacturing process is the casting process. So we are going to study the gear manufacturing process. We are going to study the gear manufacturing process and the first process is casting. फर्स्ट प्रोसेस इज द कास्टिंग प्रोसेस। और कास्टिंग प्रोसेस में जो आपके फर्स्ट टाइप की कास्टिंग होती है दैट इज द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। दैट इज द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग की एक मैं खास बात बता देता हूं, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो भी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो रोड रोलर होता है उसका जो व्हील होता है वो कितना हैवी वेटेड होता है। रोड रोलर का व्हील जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, ठीक है। और अगर आपका मशीन टूल का बेड है, लेथ मशीन का जो बेड है, तो जो ये हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ये ओनली कास्टिंग से प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज एक क्वेश्चन, ये सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। सबको पता है कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको पता लग गया है क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी कास्टिंग होता है इससे हैवी ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओनली कास्टिंग से प्रोड्यूस होते हैं। ये मैंने बनाया है, बताया आपको। अब मुझे बताओ कि जो हैवी गियर्स होंगे वो भी किससे प्रोड्यूस होंगे? सर, कास्टिंग से प्रोड्यूस होंगे। वेरी गुड। हैवी गियर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सैंड कास्टिंग प्रोसेस। सर हमें एग्जांपल तो दो कि सर कौन से हैवी गियर्स होते हैं जिनको हम कास्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज हैवी गियर्स आर द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो आपके लिफ्ट में यूज होते हैं, जो आपके होइस्ट गियर बॉक्स में यूज होते हैं, उनके जो गियर होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। क्या होते हैं? वो हैवी होते हैं। जो आपके सीमेंट मिक्सचर में आपने देखे होंगे, सीमेंट मिक्सचर की जो मशीनरी होती है उसमें जो गियर्स यूज में होते हैं वो जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट गियर्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। दैट गियर्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बोलिए सैंड कास्टिंग प्रोसेस। सर जो फोम मशीनरी होती है, कौन सी मशीनरी? फोम मशीनरी। उन मशीनरी में भी जो गियर्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? सर सैंड कास्टिंग से प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो गियर हैवी होते हैं। क्या होते हैं? हैवी। अब मैं बात करता हूँ लाइट गियर्स की। किसकी? लाइट गियर। सर लाइट गियर भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लाइट गियर मतलब हल्के, लाइट गियर मतलब हल्के। हैवी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? लार्ज। यहां मैं क्या बोल रहा हूँ? लार्ज बोल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं लाइट गियर्स, नॉट स्मॉल, लाइट गियर्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं लाइट गियर्स की। तो जो आपके लाइट गियर्स प्रोड्यूस होते हैं ना वो इंजेक्शन मोल्डिंग से प्रोड्यूस होते हैं। सो द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट गियर, दैट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग आपका एक कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम किस टाइप के गियर प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर लाइट गियर्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं छोटे गियर की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग में घुसा लेना। छोटे गियर की मैं बात करूंगा डाई कास्टिंग में। यहां लिख देता हूं, यहां देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं स्मॉल गियर्स। क्या लिख लेता हूं? स्मॉल गियर्स, ठीक है। अभी मैं यहां पर किसके गियर की बात कर रहा था? लाइट गियर की। और ये स्मॉल गियर और ये है लार्ज गियर, ठीक है। लार्ज होगा तो हेवी वो क्या हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। स्मॉल गियर आर डिफरेंट थिंग एंड लाइट गियर्स आर डिफरेंट थिंग। स्मॉल गियर मतलब छोटे, लाइट मतलब जिनका वेट कम हो। तो मुझे लाइट गियर्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग को यूज में लेना पड़ेगा और स्मॉल गियर प्रोड्यूस करने के लिए डाई कास्टिंग का यूज में लेना पड़ेगा। तो मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें लाइट गियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें जो गियर होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत कम होना चाहिए। बताइए मुझे ऐसी कौन सी मशीनरी है? बताइए, आपने देखा है, आपने सुना है? सर स्पीडोमीटर। वेरी गुड। क्योंकि स्पीडोमीटर में अगर गियर का वेट ज्यादा होगा तो स्पीड अच्छे से नहीं बता पाएगा। बिल्कुल सर, या तो ये लाइट होना ही होना चाहिए। वाइपर्स में, किसमें? वाइपर्स में।
विंड शील्ड्स में, किसमें, विंड शील्ड्स में, इनमें जो गियर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए सर, लाइट गियर। क्या बोलिए बोलिए, लाइट गियर होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं जेरोक्स मशीन की, किसकी, जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन में भी जो गियर प्रोड्यूस होते हैं, यूज में लिए जाते हैं, वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं सर, इंजेक्शन मोल्डिंग से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग में जो गियर्स होते हैं वो लाइट होते हैं। क्या होते हैं, वो लाइट होते हैं। जेरोक्स मशीन में भी क्या होंगे, लाइट गियर्स होंगे। अगर मैं बात करता हूं सर, आपके घर में भी है सर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी जो गियर्स यूज में लिए जाते हैं उनका जो वेट होता है वो क्या होना चाहिए, कम, वो लाइट वेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो लाइट वेट, उनका वेट होगा बिल्कुल ही कम, उनका वेट क्या होगा, बिल्कुल ही कम। स्मॉल गियर्स आपने देखे हैं, आप मुझे खुद बता देंगे सर स्मॉल गियर्स कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं, टॉयज में देखे हैं, कैमराज में देखे हैं, किस में देखे हैं, टॉयज में देखे हैं, कैमराज में देखे। सर और कहाँ देखे, बताइए बताइए सर, हमने लॉन मूवर्स में देखे हैं, किस में देखें, लॉन मूवर्स में। तो इनके जो गियर्स होंगे वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होंगे, दैट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द डाई कास्टिंग, दैट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग से बनते हैं स्मॉल गियर और इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं आपके लाइट गियर, और सैंड कास्टिंग प्रोसेस से आपके बनते हैं हैवी गियर। सैंड कास्टिंग प्रोसेस से आपके क्या बनते हैं, हैवी गियर बनते हैं। सो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द गियर, कि ये जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कास्टिंग में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, कास्टिंग में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इन गियर्स के सभी के एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत है। ये सभी आपको एग्जांपल्स क्या करने पड़ेंगे, इनको याद करने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द गियर इज गियर रोलिंग। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द गियर रोलिंग, और इस गियर रोलिंग प्रोसेस को हम कहते हैं रोल फॉर्मिंग। रोल फॉर्मिंग नाम से पकड़ो हम सर, रोल फॉर्मिंग, बार बार मैं कह रहा हूं, रोल फॉर्मिंग। रोल फॉर्मिंग में क्या होगा, रोल फॉर्मिंग में क्या होगा सर, रोल फॉर्मिंग में जो रोल होगा वो उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म का हम गियर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। याद करो, इसके लिए हमने हिंट दिया है आपको, फॉर्म कटिंग। फॉर्म कटिंग में उस टाइप के टूल यूज में लिए जाते हैं जिस फॉर्म का आपको ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना हो। सेम एज अगर हम बात करते हैं रोलिंग में, तो रोलिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज में लिया जाएगा दैट इज फॉर्म रोलिंग, दैट इज फॉर्म रोलिंग। और फॉर्म रोलिंग में जो आपका रोल होगा उसकी फॉर्म इस तरीके से होगी जिस फॉर्म का आप गियर प्रोड्यूस करना चाहते हो। हम क्या करेंगे, सर्कुलर ब्लैंक को उसके अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, दो रोल्स के बीच में डालेंगे, और हम उसे करेंगे कंप्रेस। हम उसे क्या करेंगे, कंप्रेस करते हुए निकालेंगे, दबाते हुए निकालेंगे, और जब वो बाहर की ओर निकलेगा तो उसके ऊपर टीथ्स प्रोड्यूस हो चुके होंगे। उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो चुके होंगे, टीथ्स प्रोड्यूस हो चुके होंगे। सो दिस इज द फॉर्म रोलिंग एप्लीकेशन ऑफ द गियर। सॉरी अब क्वेश्चन क्या आता है कि फॉर्म रोलिंग से किस प्रोफाइल के गियर मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर्म रोलिंग से आपके हेलिकल और स्पर गियर, हेलिकल गियर और स्पर गियर दोनों टाइप के गियर प्रोड्यूस हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म रोलिंग वी कैन प्रोड्यूस द हेलिकल एज वेल एज द स्पर गियर। ठीक है सर, जो फॉर्म रोलिंग में हम गियर्स बना रहे हैं वो क्या है, हेलिकल और स्पर गियर, हेलिकल और स्पर गियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर जो हम गियर बनाने के लिए ब्लैंक यूज में लेते हैं, जो हम गियर बनाने के लिए जो ब्लैंक यूज में लेते हैं वो ब्लैंक कहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या ब्लैंक वो हम मार्केट से लाते हैं या वो ब्लैंक हमारी इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज ब्लैंक्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। These blanks are produced with the help of the semi centrifugal casting। इसका आपको नाम याद रखना है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जिन ब्लैंक्स पर गियर प्रोड्यूस करना होता है ना, उन ब्लैंक्स को प्रोड्यूस करते हैं। जिन ब्लैंक के ऊपर हमें गियर प्रोड्यूस करना है ना, उन ब्लैंक को प्रोड्यूस किया जाता है हमारी सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ गियर, दैट इज द एक्सट्रूशन। दैट इज एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन मतलब होता है खींचना। एक्सट्रूशन मतलब क्या होता है, खींचना, किसी चीज को पुल करना। तो एक्सट्रूशन से जो गियर्स बनते हैं वो आपके बनते हैं लाइट गियर्स। कैसे बनते हैं,
लाइट गियर्स बनते हैं। और ये जो लाइट गियर्स आपके जो यूज में आते हैं वो आते हैं आपके वॉल क्लॉक्स में। इसमें वॉल क्लॉक्स में यूज में आते हैं। आपके ये टाइप राइटर्स में भी यूज में आते हैं। किस में यूज में आते हैं? टाइप राइटर्स में भी यूज में आते हैं। जितने हो सकते हैं ना उतने एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करो, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश ना करो। फ्री माइंड रहोगे ना तब सारी चीज़ें याद होने लगेगी। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करो, थोड़ा पेशेंस रखो। सिलेक्शन होने में ज़रा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने अभी पेशेंस खो दिया कि चीज़ें याद नहीं हो रही तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें जरा सा टाइम में सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा टाइम में सिलेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए जो एक्सट्रूशन होता है उससे कैसे गियर प्रोड्यूस होते हैं? सर लाइट गियर्स प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सही प्रोड्यूस होते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो आप खुद मुझे बताएंगे। सर शीट मेटल ऑपरेशन से भी क्या गियर प्रोड्यूस होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द शीट मेटल गियर्स हम क्या करते हैं? मेटलिक गियर्स बनाते हैं। क्योंकि ये जो नाम में ही आ रहा है, ये तो नाम में ही आ रहा है मेटल। तो जो शीट मेटल ऑपरेशन होता है तो शीट आपको पता होती है बिल्कुल थिन होती है। क्या होती है? थिन होती है। विद द हेल्प ऑफ द शीट मेटल, विद द हेल्प ऑफ द शीट मेटल ऑपरेशन थिन मेटलिक गियर्स आर प्रोड्यूस। विद द हेल्प ऑफ द शीट मेटल ऑपरेशन थिन मेटलिक गियर्स आर प्रोड्यूस। और इन गियर्स का सर यूज कहां किया जाता है? आपके हाथ की घड़ियों में, इन द रिस्ट वॉचेस। जो आपके शीट मेटल से बने होंगे ना गियर, उनका यूज किया जाएगा रिस्ट वॉचेस में। और इनसे गियर्स कैसे बनते हैं? थिन मेटलिक गियर। कैसे बनते हैं? थिन मेटलिक गियर्स। दीज आर द थिन मेटलिक गियर्स विच आर यूज्ड इन योर रिस्ट वॉच। सर और कहाँ होते हैं? ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज में लिए जाते हैं। कहाँ यूज में लिए जाते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज में लिए जाते हैं। सो नाउ कम टू द next manufacturing process, that is the machining operation for producing the gears. Machining operation for producing the gears. Now come to the machining operations कि कौन कौन से machining operation से हम gear produce करते हैं। So the first machining operation is gear shaping. First machining operation is gear shaping. Second machining operation is gear planning. Gear planning. Third manufacturing process is gear milling. Gear milling. Fourth is gear broaching. क्या सर ब्रोच से भी प्रोड्यूस होता है? हाँ, ब्रोच से भी आपके गियर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो आपका ये गियर ब्रोचिंग है ना, जो हमने ब्रोच पढ़ा है उस टाइप का ही ब्रोच होता है, बट उसमें क्या होता है? उसकी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टीथ ऑफ गियर होती है। उसकी जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी? गियर के टीथ के तरीके से होगी। किसके तरीके से होगी? गियर के टीथ के तरीके से। हमने जो ब्रोच पढ़ा था हम उससे स्लॉट या फिर कीवे प्रोड्यूस कर रहे थे, या फिर हम कोई होल प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अगर हमें गियर प्रोड्यूस करना है तो आपका ब्रोच का जो फॉर्म होगा वो भी किसके तरीके से होगा? गियर के तरीके से होगा। किसके तरीके से होगा? गियर के तरीके से। सर लास्ट भी बताइए, कुछ 4 ही होते हैं क्या? नहीं, जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो है आपका गियर होबिंग। वो क्या है आपका? गियर होबिंग। ओके सर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट गियर शेपिंग से हम 2 टाइप के गियर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से? सर हम इंटरनल गियर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटर्नल गियर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द गियर शेपिंग वी कैन प्रोड्यूस द इंटरनल गियर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल गियर्स। नाउ आई एम कमिंग टू द गियर शेपिंग ऑपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज व्हाट इज द गियर शेपिंग ऑपरेशन। What is the gear shaping operation? What do you mean by gear shaping operation? तो gear shaping operation में क्या होता है वो देखेंगे अपने। gear shaping operation को बात करते हैं अपने गियर के shaping. It is not shaper. आप ये मत समझ लेना था shaper है क्या ये, नहीं, it is not shaper machine. इसका नाम है gear shaping machining operation, जिसे हम कहते हैं गियर शेपिंग। जिसे हम क्या कहते हैं? गियर शेपिंग। गियर शेपिंग में 2 टाइप के कटर होते हैं। गियर शेपिंग में 2 टाइप के कटर होते हैं। एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कटर, एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कटर, एक होता है आपका रोटेटिंग कटर। एक क्या होता है आपका? रोटेटिंग कटर। जो रेसिप्रोकेटिंग कटर होता है वो रेसिप्रोकेट करता है,
वो क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। और रोटेटिंग कटर क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेटिंग कटर क्या करता है, रोटेट करता है। जो रेसिप्रोकेटिंग कटर होता है वो होता है रेक एंड पिनियन टाइप। कैसा, रेक एंड पिनियन टाइप का होता है। जो रेसिप्रोकेटिंग कटर होता है वो क्या होता है सर, रेक टाइप का कटर होता है, ठीक है। और जो रोटेटिंग कटर होता है वो क्या होता है सर, पिनियन टाइप कटर होता है, ठीक है। रेक के साथ तो पिनियन आएगा ही आएगा। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है दोनों में पिनियन है तो आप इसको इस तरीके से याद रखते हो, रेक टाइप कटर याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में पिनियन आने से कंफ्यूज हो रहे हो तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हमें, और वो कंफ्यूजन क्या थी, रेक और पिनियन वाली थी ना, क्योंकि रेक के साथ हमेशा नाम क्या याद रखते हो आप, पिनियन याद रखते हो। तो आप याद रखिए रेसिप्रोकेटिंग आर फॉर रैक, ठीक है। तो रैक भी क्या करता है, रेसिप्रोकेट होता है। रैक क्या करता है, रेसिप्रोकेट होता है। और रेसिप्रोकेट कैसे होता है, देखिए अगर आप किसी ब्लैंक पर गियर प्रोड्यूस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लैंक, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास एक कटर होगा, ठीक है। वो रेसिप्रोकेट करता हुआ कट करेगा, क्या करेगा, रेसिप्रोकेट होता हुआ क्या करेगा, कट करेगा। और कट करने के बाद आपका गियर रोटेट हो जाएगा, फिर ये रेसिप्रोकेट होगा, रोटेट हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होगा और ये रोटेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग कटर। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि रेक टाइप का जो कटर है वो किस टाइप का कटर है, रेसिप्रोकेटिंग कटर है। और रोटेटिंग कटर का टाइप कौन सा है, रोटेटिंग कटर का टाइप है सर पिनियन टाइप कटर। क्या है ये, पिनियन टाइप कटर। और जो ये पिनियन टाइप कटर होता है ना, इस पिनियन कटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनल गियर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटरनल गियर्स। और जो इंटरनल गियर्स होते हैं ना, ये बहुत एक्यूरेट है, इनके जो इंटरनल गियर्स है ना, ये बहुत ही एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस इंटरनल गियर्स विद वेरी एक्यूरेसी, with high accuracy, accurately internal gears can be produced with the help of, बताइए, पिनियन टाइप कटर। एंड इट इज एन गियर शेपिंग ऑपरेशन। और ये किस टाइप का कटर है, रोटेटिंग कटर है। ये किस टाइप का कटर है, रोटेटिंग। बहुत आसान है, हमें सिर्फ याद रखना है कि जो एक्यूरेट गियर्स होंगे, इंटरनल जो एक्यूरेट होंगे, वो किससे प्रोड्यूस करेंगे, पिनियन से करेंगे। और पिनियन कैसा है, रोटेटिंग कटर है। और रोटेटिंग कटर में भी ये किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है, गियर शेपिंग के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन नीचे से होता हुआ ऊपर तक आ सकता है। ये क्वेश्चन नीचे से होता हुआ कहां तक आ सकता है, ऊपर तक आ सकता है। तो आपको गियर शेपिंग में इन दोनों के रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग के टर्म्स है वो याद रखनी है। रेसिप्रोकेटिंग में रेक होगा, रोटेटिंग में क्या होगा, रोटेटिंग में क्या होगा, पिनियन होगा। और पिनियन की हेल्प से हम इंटरनल गियर्स को एक्यूरेटली कट कर सकते हैं। पिनियन गियर्स को, आपके कटर की हेल्प से हम इंटरनल गियर्स को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गियर शेपिंग के बाद गियर होबिंग। गियर होबिंग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, गियर होबिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो हम टूल यूज में लेते हैं उस टूल को हम कहते हैं होब। उस टूल को हम क्या कहते हैं, होब कहते हैं। और ये जो होब होता है ये एक सर्कुलर, या हम इसे कह सकते हैं ये रोटेरी टूल होता है। ये रोटेट करता है, ये क्या करता है, रोटेट करता है। एंड इट विल कट द गियर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो आपका जो होप हो सकता है ये सिंगल स्टार्ट भी हो सकता है, और जो आपका होप होता है ये डबल स्टार्ट भी हो सकता है। जो होप होगा वो क्या होगा, वो सिंगल स्टार्ट भी हो सकता है, और जो होप होगा वो डबल स्टार्ट भी हो सकता है। सो इट विल कट द गियर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्ट। इसमें गियर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इट इज द वर्क पीस, इट इज द वर्क पीस। आपके पास एक सर्कुलर होप होगा जिसकी रोटेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये आपके वर्कपीस से ऐसे कांटेक्ट में आएगा, और यहाँ पर ये कट करेगा, मशीनिंग ऑपरेशन करेगा, उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपका होप नीचे की तरफ वर्कपीस में कांटेक्ट में होगा, ठीक उसी टाइम पर वो क्या करेगा, कट करेगा। ठीक उसी टाइम पर वो क्या करेगा, कट करेगा। अगर हम बात करते हैं कि होप से किस टाइप के गियर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो होप से एक्सटर्नल गियर्स को, किसको, एक्सटर्नल गियर्स को एक्यूरेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है।
एक्सटर्नल गियर्स को एक्यूरेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंटरनल गियर्स को एक्यूरेटली किससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सर? गियर शेपिंग से कर सकते हैं। गियर शेपिंग में कहां से कर सकते हैं सर? हम रोटेटिंग कटर से कर सकते हैं। तो रोटेटिंग कटर किस टाइप का होता है सर? हमारा पिनियन टाइप कटर होता है। किस टाइप का कटर होता है? पिनियन टाइप कटर होता है। अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल गियर्स की, एक्सटर्नल गियर्स कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक्यूरेटली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? दैट विल बी द गियर होबिंग, दैट विल बी द गियर होबिंग। सर होब हमें ये ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा नजर आता है। तो ये जो आपका होब होता है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। जैसा आपका पेरिफेरिकल मिलिंग कटर होता है ना, ठीक उसी तरीके से होता है। तो ये मैं उसका साइड व्यू बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? साइड व्यू बता रहा हूं। तो जो होब होता है उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर गियर्स के स्लॉट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? गियर के स्लॉट्स बने होते हैं। तो ये आपका होब रोटेट करता हुआ वर्कपीस के साथ गियर की कटिंग करता है। ये आपका होब रोटेट करता हुआ वर्कपीस के साथ क्या करता है? गियर की कटिंग करता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ द गियर होब वी कैन प्रोड्यूस द एक्सटर्नल गियर्स, वी कैन प्रोड्यूस द एक्सटर्नल गियर्स। सो नाउ लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पॉइंट कि विच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन कम फ्रॉम द गियर होबिंग, कि गियर होबिंग से कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये बहुत ही आसान है और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो सकता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर ए सिंगल स्टार्ट होब, फॉर ए सिंगल स्टार्ट होब। तो होब दे रखा है हमारा क्वेश्चन में कि कैसा है सर? ये सिंगल स्टार्ट है। कैसा है? सिंगल स्टार्ट। 60 teeth is to be cut. The number of teeth will be equals to number of teeth will be equals to 60. Number of teeth will be equals to 60. The speed ratio of hob to the circular blank. The speed ratio of, हमें speed ratio पूछा है और ये speed ratio किसका पूछा है? It is the speed of hob divided by speed of blank, divided by speed of blank. Now come to the speed of hob. What is the speed of hob? The speed of hob, we have to find out the value of first speed of hob. Okay, so for one tooth, the rotation of the hob will be equals to 1. So I can write it is a 1 rotation of hob. 1 rotation of hob. And if you want to produce the 60 tooth, for 60 tooth it will be equals to 60 rotation of hob. So this is the rotation of hob for 60 teeth. And if we talk about the workpiece, for 60 teeth it will be 1 rotation of workpiece. It will be equals to 1 rotation of the workpiece. And for this equation we can find out the ratio between the n of hob divided by n of वर्कपीस। 60 टीथ के लिए आपका होप कितना रोटेट करता है? 60 टाइम्स रोटेट करता है। और 60 टीथ के लिए आपका वर्कपीस कितना टाइम रोटेट करता है? 1 टाइम रोटेट करता है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 60:1. It will be equals to 60:1. Very good question. It is the answer, and the answer is also 60:1. 60:1. So now come to the next question. The next question is also very good question. In this question, the hob is not single start, it is double start. तो ये आप मुझे आंसर खुद बता देंगे सर डबल स्टार्ट होगा तो क्या होगा। देखिए the question is saying that for cutting 60 teeth using a double start hob. So now the hob is double start. Now the hob is double start. Now we want to cut the teeth 60. N equals to 60. The hob is the double start. Hob is double start मतलब वो अपने एक रोटेशन में क्या करेगा? 2 टीथ कट करेगा। एक रोटेशन में कितने टीथ कट करेगा? 2 टीथ कट करेगा। तो I can say that 2 teeth will be equals to 1 rotation of hob. अगर हम बात करते हैं 60 की तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 30 से। तो if I multiply it with 30 into 2 teeth
equals to 30 into 1 rotation of hoop. So it will be equals to 60 teeth equals to 30 rotation of hoop. So from here you can easily determine that the ratio will be equals to 30:1, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में होप का रोटेशन कितना आ रहा था, 60 आ रहा था. इस क्वेश्चन में होप का रोटेशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है. तो जब होप का रोटेशन आपका 30 हो गया, सो द आंसर विल बी 30:1. सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू 30:1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. इस टाइप के आपके होप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं. सो है नाउ आपका जो कंप्लीट होता है सिलेबस आपके गियर मैन्युफैक्चरिंग का और थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग का. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन सेशन. तब तक आप क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टीट्यूट के आईडी पर मेल कर सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम को क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.